लोकस के बारे में कोई आइडिया नहीं है? चलो ठीक है, पहले तो लोकस के बारे में जानो क्या होता है। लोकस, ये सर्कल का देखो दो दो डेफिनेशंस होते हैं। एक ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन होता है, जिसमें से ये तुम्हारा आता है, बहुत सारा तरीके का डेफिनेशन होता है। तो पहले तो लोकस के बारे में जानो, आखिरकार लोकस क्या होता है। कोई है यहाँ पे अरिट वाला? मयंक याद है लोकस? तो भूल गया मयंक? भूल गए सर। भूल गया? भूल गए अब सर। मार खाने वाला हरकत करता है। ठीक है ठीक है, चलो देखो लोकस क्या होता है। लोकस होता है, इसको बेसिकली हम लोग कलेक्शन ऑफ पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोकस को हम लोग? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बोलते हैं। अब पॉइंट्स कैसा होगा उसके बारे में भी जानो। जैसे देखो, यहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट को पॉइंट ये कर रहे हैं, बहुत सारा पॉइंट हो गया। ठीक है, एक यहाँ 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 यहाँ, ये सारा सारा ये सारा दो पॉइंट की तरह है। तो इन सब को कलेक्ट करोगे तो ये कलेक्शन, ये सारे पॉइंट को कलेक्ट करोगे तो इसको हम लोग लोकस नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं लोकस बोलेंगे? तो लोकस का प्रॉपर्टी डिफाइन होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइन होता है, वो ये होता है कि जितने भी पॉइंट तुमने कलेक्ट किया, ध्यान से सुनना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, जो मतलब जितना भी पॉइंट तुम कलेक्ट कर रहे हो उन सब का एक कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए। जितने भी पॉइंट तुमने कलेक्ट किया उन सब का क्या होना चाहिए? एक, हर एक उन सारे पॉइंट में एक कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए। वैसे ही पॉइंट को हम लोग लोकस बोलते हैं, मतलब उसी कलेक्शन ऑफ पॉइंट को हम लोग लोकस बोलते हैं। जैसे देखो, सर्कल की बात करते हैं। जो तुम्हारा सर्कल होता है एक्चुअल में क्या होता है? बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट से मिलकर के बना हुआ होता है या नहीं? बताओ। जो सर्कल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? बहुत सारे पॉइंट को मिलाने पे ही निकल के आता है ना। जैसे ये बहुत सारा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। इन सबको मिलाते हो तो एक क्या मिलता है? सर्कल मिलता है। तो ये बताओ, इन सारे पॉइंट्स का कॉमन प्रॉपर्टी कुछ है क्या? कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी जो सारे पॉइंट के लिए कॉमन हो तो बताओ, बताओ। चलो देखो, सर्कल में क्या होता है? किसी भी एक सेंटर से इन सारे पॉइंट का डिस्टेंस क्या जाएगा? बताओ। जो ये सेंटर हुआ सर्कल का, इस सेंटर से इन जितने भी पॉइंट थे इस सर्कल में, उन सारे सर्कल का डिस्टेंस क्या होगा? आर। आर। सारे पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? अरे आर नहीं, आर। उसको रेडियस बोलते हैं। हम डेफिनेशन थोड़ी पूछ रहे हैं। उन सारे पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा सेंटर से? वेरी करेगा या कांस्टेंट रहेगा? उन सारे पॉइंट कांस्टेंट। का कांस्टेंट रहता है ना। तो उन सारे पॉइंट्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी निकल के आया कि नहीं निकल करके आया? क्या निकल करके आया? तो जो सेंटर है उस सेंटर से इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अब इन सारे पॉइंट को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल सकते हैं? लोकस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसे? बताओ। लोकस बोलेंगे। लोकस क्यों बोले? तो जो पॉइंट हमने कलेक्ट किया उन सारे पॉइंट्स का सेंटर से डिस्टेंस क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये एक्चुअल में ये ऐसा हम एक कर्व बना रहे हैं, ठीक है। क्या इस कर्व का कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगा? तुम ही लोग सोच के बताओ। ये जो कर्व हम बनाए, क्या इसका कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो पाएगा कभी भी? नो। नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स है, इसको हम लोग लोकस नहीं बोल सकते। कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट को तुमने कलेक्ट किया, लेकिन इन सारे पॉइंट का कोई भी एक प्रॉपर्टी कॉमन निकल करके नहीं आया, इसलिए हम इन सारे पॉइंट्स को लोकस नहीं बोल सकते। लेकिन सर्कल के केस में इन सारे पॉइंट्स का एक कॉमन प्रॉपर्टी निकल करके आया, और प्रॉपर्टी कॉमन क्या था? तो सेंटर से इन सारे पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो गया?
कांस्टेंट हो गया, इसलिए सर्कल को लोकस के भी टर्म में डिफाइन किया गया है। तो देखो सर्कल को क्या बोला, अ सर्कल इज द locus of point which moves in a plane in such a way that the distance from a fixed point remain constant। किसी एक पॉइंट से इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल को ज्योमेट्रिकली ऐसे डिफाइन किया जाता है। और एक फिर दूसरा डेफिनेशन जो तुम लोग जानता ही है, और फिर क्या है यहाँ पे, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस सेंटर एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद देखते चलो, अब ये सब फटाफट खत्म करेंगे हम लोग। लोकस आया समझ में या नहीं आया बताओ, फिर से डिफाइन करना है या हो जाएगा? आ गया। लोकस हम लोग स्क्वायर को भी बोल सकते हैं क्या? स्क्वायर को सोच के बताओ, कोई कॉमन प्रॉपर्टी है? क्या है कॉमन प्रॉपर्टी? जैसे स्क्वायर है, सर इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? स्क्वायर में कैसे तुम लोकस बोल सकते हैं? जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, अच्छा देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सारा पॉइंट से बना हुआ है स्क्वायर। क्या कोई कॉमन प्रॉपर्टी है सारे पॉइंट के लिए, बताओ तो। नो सर। कुछ भी ऐसा कॉमन प्रॉपर्टी है, बताओ। नहीं है। देखो लेकिन अगर दो पैरेलल लाइंस के लिए बात करें, दो पैरेलल लाइंस के लिए बात करें, तो जो भी पॉइंट होगा, जितने भी पॉइंट होंगे, उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी वेरी करेगा क्या? जैसे दो पैरेलल लाइन बनाओ, नो सर। दो पैरेलल लाइन बनाओ, एक ये पॉइंट इस पॉइंट से मिला करके, और एक जो नीचे हम पॉइंट डाले उनका मिला करके, दोनों को मिला करके पैरेलल लाइन बनाओ। हम अब ये बोले जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, उनका आपस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम और कोई डिस्टेंस नहीं बोल रहे, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्या कभी भी वेरी करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितने भी पॉइंट्स हैं? अब ये नहीं कि तुम बोलना सर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, वो वाला सिचुएशन नहीं। मतलब लोकस के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड, ये स्पेसिफिक होते हैं। अब तुम बोलेगा सर ये जो पॉइंट है इसको हम रेड से मार्क कर रहे हैं, ठीक है, इसका और एक और हम रेड से मार्क कर रहे हैं नीचे की ओर, इनका इनका और इनका डिस्टेंस और इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कॉमन तो होगा नहीं, क्योंकि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और एक साइडवेज डिस्टेंस जा रहा है। लेकिन इसको हम लोग कलेक्शन ऑफ पॉइंट नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि अगर हम आमने सामने के जितने भी पॉइंट्स है उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करने जाओ, तो सारे पॉइंट्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकल करके आएगा? सेम आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। सेम। तो अब ये जितने भी पॉइंट्स थे ऊपर वाले लाइन पे और नीचे वाले लाइन पे, इन पॉइंट को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं? लोकस बोल सकते हैं, क्योंकि सब में एक प्रॉपर्टी कॉमन दिखा कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा रहा था, बहुत सारे पॉइंट था, उन सब का डिस्टेंस क्या जा रहा था? इक्वल जा रहा था। ठीक है, कुछ समझ में आया या नहीं आया, बताओ। आ गया सर। ठीक है, ऐसे इसको उतना हेडेक मत लेना इस डेफिनेशन को लेकर के, तुमको इस डेफिनेशन का उतना यूज पड़ेगा नहीं, और लोकस अब बहुत ही कम यूज में आता है। तो बस अभी लोकस के बारे में जान लो, बस इतना ही कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, जिसका कोई ना कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है और सारे पॉइंट का कोई ना एक कॉमन प्रॉपर्टी होता ही होता है। वैसे ही कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम लोग लोकस से डिफाइन करते हैं, ऐसे नहीं बोलते। बस अभी इतना जान के रह लो, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या क्या पढ़ने को है तुमको, सरकमफ्रेंस, रेडियस, ये सब के बारे में तो पता है ये सबको। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, इसके बारे में भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी दिक्कत होगा तो बताना। फिर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, ये सब कर लोगे। सर्कुलर रीजन, कॉर्ड के बारे में पता है ना सबको?
कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। सर्कल के ऊपर ही होना चाहिए। उन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या सर किस चीज नीचे से क्यों डिफाइन नहीं? करते हैं? क्या? सर नीचे सर्कल क्यों पर नहीं? हम बोलना चाह रहे हैं। सर्कल पर, सर्कल के ऊपर, उसी को कॉर्ड बोला जाता है। ठीक है? सर मतलब सेंटर के सर, अलावा ना, क्या? सेंटर के किसके अलावा अलावा? जो कहीं भी, मतलब दो मतलब बीच के अलावा ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी करे तो कॉर्ड ही कहलाएगा ना वो। सर्कल पे पॉइंट लेना, कोई दो पॉइंट उन दोनों को मिला लेना, उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है? चाहे वो सेंटर से जाए या सेंटर से ना जाए, यहाँ पे लो इन दोनों को मिलाओ एक स्ट्रेट लाइन से, इसको भी हम लोग तो कॉर्ड सर बोलते हैं। डायमीटर भी तो उसको बोल सकते हैं सेंटर में। हाँ, डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। ठीक है? डायमीटर को तुम कॉर्ड डिफाइन कर सकते हो। यहाँ लिखा होगा, देखो, अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। देखो, एक कॉर्ड होता है जो सेंटर से पास कर जाए तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? डायमीटर बोलते हैं। ठीक है? तो डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड होता है जो सर्कल के सेंटर से पास करता है। क्लियर? क्लियर हुआ ये चीज? यस कॉर्ड सर। में और सर डायमीटर में यस क्या? सर। ठीक है? और डायमीटर, एक चीज याद रखना, डायमीटर सिर्फ और सिर्फ सेंटर से, सारे कॉर्ड को तुम डायमीटर बोल सकते हो क्या? सारे कॉर्ड नो। को तुम डायमीटर बोल सकते हो क्या? नहीं बोल नो सर। सकते हो। सिर्फ उस कॉर्ड को ही हम डायमीटर बोलेंगे जो कि सेंटर से, मतलब सर्कल के सेंटर से क्रॉस करेगा। और देखो, कुछ प्रॉपर्टी है इसका, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है? और ऑल डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये सब का तो आइडिया तुम लोग पहले से ही है। अब देखो सेकंड पे आओ। सेकंड और सेकंड में क्या होता है और कॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है? कॉर्ड में क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट होता है वो सर्कल के अंदर ही रहता है, मतलब सर्कल से बाहर नहीं निकलता है, सर्कल के पॉइंट तक ही लिमिटेड रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड क्या करता है? सेकंड बाहर से लिया गया पॉइंट होता है, सर्कल के बाहर से लिया गया पॉइंट होता है, जो कि सर्कल को दो जगह पे कट करते हुए आगे निकल जाता है। सेकंड क्या होता है? सर्कल के बाहर से एक लाइन ड्रॉ करो और वो सर्कल को किसी दो पॉइंट पे कट करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल जाए, उसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। और जो कॉर्ड होता है वो सर्कल के ऊपर के ही दो पॉइंट को मिला करके निकल करके आता है। ठीक है? तो डिफरेंस समझ में आया सेकंड और कॉर्ड में? ये सब तो पता था ना, या नहीं पता था? बताओ, सेकेंड और कॉर्ड में डिफरेंस क्लियर? ठीक है? यस सर। चलो देखो आगे, टेंजेंट के बारे में जानो। टेंजेंट का सारा प्रॉपर्टी क्लास 10 में पढ़ना है, और अगले क्लास में, क्लास 10 में सिर्फ तुमको इतना ही पढ़ना होता है। बस बस इतना दूर, टेंजेंट तक ही। बहुत ही छोटा होता है क्लास 10 में, और क्लास 9 में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो अभी जो 9 में जानना है वो टेंजेंट के बारे में तुमको 9th में पढ़ना नहीं है, लेकिन हम टेंजेंट को फिर भी डिफाइन कर देते हैं, आखिरकार टेंजेंट होता क्या है। देखो, किसी को पता है टेंजेंट के बारे में? टेंजेंट क्या होता है? थोड़ा नहीं सा पता है? पता था सर। क्या पता था बताओ? थोड़ा सा पता था वही बता दो। जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट। सर जो पॉइंट, एक पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करे सर्कल को लाइन। हाँ, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। पक्का? चलो याद तो देखो इतना सही ही है। है सर। डेफिनेशन, हाँ नहीं ठीक है ठीक है। डेफिनेशन देख लो यहाँ पे, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। मतलब देखो, जो सर्कल होता है वो बहुत सारे पॉइंट को मिला करके बनता है। ठीक है? बहुत सारे पॉइंट को मिलाने पे बनता है। तो जो टेंजेंट होगा ना, जो टेंजेंट होता है, भले ही तुम डायग्राम में उसको प्रॉपर्ली नहीं कर दिखा पाओ, लेकिन जो टेंजेंट होता है, जैसे यहाँ पे भी बहुत सारा पॉइंट से बना हुआ है ये सर्कल।
ठीक है। लेकिन जो टेंजेंट होगा वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उससे ज्यादा नहीं। हम लोग प्रॉपर्ली बना नहीं सकते, सॉरी, प्रॉपर्ली ये डायग्राम बन नहीं पा रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या करेगा टेंजेंट, सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे वो भी टच करते हुए आगे निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। क्लियर ये चीज, क्लियर या नहीं है क्लियर? यस सर। ठीक है, तो टेंजेंट बहुत तरीके का होता है। जैसे देखो इसमें फैक्ट दिया हुआ है, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। मतलब तुम सर्कल के अंदर से टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कोई कोई बोल दिया कि सर सर्कल के अंदर एक पॉइंट लिए और इससे हम टेंजेंट ड्रॉ किए, नहीं, सर्कल के अंदर से टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता है। सर्कल के अब ऊपर आओ, सर्कल के ऊपर के, जैसे सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लो और बोलो इससे टेंजेंट ड्रॉ। देखो ये चीज तो क्लियर है ना, तुम एक पॉइंट की बात करो तो आइदर सर्कल के बाहर लाई करेगा या फिर सर्कल के अंदर लाई करेगा या तो ऊपर लाई करेगा। यही कंडीशन होगा ना, इसके अलावा भी कुछ आएगा? पॉइंट्स के बारे में अगर चर्चा, एक पॉइंट का सर्कल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो तीन चीज पॉसिबल है, या तो सर्कल के बाहर जाएगा, या तो सर्कल के अंदर आएगा, या तो एक एग्जैक्टली सर्कल पे लाई करेगा। तो जो टेंजेंट होता है सर्कल के अंदर के पॉइंट से कभी भी ड्रॉ नहीं किया जाता है। ये नहीं कि अंदर से हम टेंजेंट ड्रॉ किए, नहीं, ठीक है। और अगर सर्कल के ऊपर है, उस पॉइंट से तुम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहो, सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो पाएगा। कितना टेंजेंट ड्रॉ हो पाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट। लेकिन जैसे ही हम सर्कल के बाहर से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दो टेंजेंट। ठीक है, तो सर्कल के बाहर के किसी एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल पे से, सर्कल के ऊपर के पॉइंट से हम सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और सर्कल के अंदर से एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। इस चीज को याद रखना। और एक चीज और याद रखना, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट 4 जा सकता है ना मैक्सिमम नंबर सर्कल में? नहीं, सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हम बोलने ही वाले थे ये चीज अभी, सर्कल के एक्सटीरियर से हम सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। अब एक पॉइंट वेरी करे तो फिर दो टेंजेंट बनेगा, फिर पॉइंट वेरी करेगा फिर दो टेंजेंट बनेगा, फिर वेरी करेगा दो टेंजेंट बनेगा। लेकिन कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट से तुम सर्कल पे सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और दोनों टेंजेंट का लेंथ हमेशा इक्वल होता है। अभी इस चीज को दिमाग में बिठा लेना, जो दोनों टेंजेंट होता है उसका लेंथ हमेशा इक्वल होगा। दूसरा डायग्राम देखो, पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक PT1 है, 2 है। तो ये दोनों जो टेंजेंट होता है इसका लेंथ हमेशा इक्वल होता है, हमेशा। ठीक है, इसको याद रखिए ये सब चीज। क्लियर? कोई दिक्कत है तो पूछो अब तक, कोई भी तकलीफ है तो पूछो। नहीं है। अब इसमें आता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इसके डेफिनेशन छोड़ो, से अपना एक इजी लैंग्वेज, दो सर्कल बनाओ, एक टेंजेंट बनाओ, दोनों सर्कल को। लेकिन तो अगर इस टेंजेंट के सेम साइड सर्कल लाई किया, जैसे ये टेंजेंट बना, इसके नीचे ही दोनों सर्कल है, तो सेम साइड हुआ कि नहीं हुआ बताओ? इस टेंजेंट के नीचे ही है ना दोनों सर्कल, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कहने का मतलब ये सर्कल और तुमने ये एक टेंजेंट, दोनों के लिए एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया। तो देखो इस टेंजेंट के लिए तुम क्या बोलोगे? दोनों सर्कल क्या है? ऊपर में ही है, यानी सेम साइड में सर्कल लाई कर रहा है टेंजेंट के, तो उसको हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट उसका है, जैसे एक सर्कल ये बनाया, एक सर्कल ये बनाया,
ठीक है, एक मिनट रुको, एक ये बनाओ, एक ये बनाओ। अब दोनों को एक एक कॉमन टेंजेंट बनाओ, ऐसा कुछ। तो देखो, इस टेंजेंट के लिए हम इस सर्कल का सेंटर ओ से डिनोट कर दे रहे हैं, दूसरे सर्कल के सेंटर को ओ डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो जो बताओ तुम ही लोग, ये जो टेंजेंट है, ये जो सर्कल जिसका सेंटर ओ डैश है, वो कहाँ लाई कर रहा है? ऊपर लाई कर रहा है। और इसी टेंजेंट के लिए सर्कल का सेंटर जिसका ओ है, वो क्या लाई कर रहा है? उस टेंजेंट के नीचे लाई कर रहा है। तो टेंजेंट के अगर जिस साइड में सर्कल लाई करता है, तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नाम देते हैं। टेंजेंट के जैसे ये टेंजेंट है, इसके सेम साइड में सर्कल लाई किया, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का नाम देते हैं। क्लियर हुआ ये दोनों चीज? सर्कल के सेम साइड, ये टेंजेंट के सेम साइड में सर्कल है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट के अपोजिट साइड में सर्कल है तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ये सब पढ़ के आना चाहिए था। पढ़ के आया था जी ये सब चीज? बोले ना पढ़ के यस आया। सर। अच्छा, तो आर्क वगैरह पढ़ लिए हो ना? आर्क क्या होता है, सेंट्रल क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, ये सब। सेंट्रल एंगल ध्यान से समझ लेना, सेंट्रल एंगल का आगे बहुत ज्यादा यूज है। सेंट्रल एंगल हमेशा क्या बनता है, यहाँ पे तो आर्क को डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। आर्क तो जानता ही है ना, एक सर्कल के छोटे से पीस को, इतना पीस को ले लो, तो ये माइनर आर्क, और बड़ा वाला पीस जो बच गया उसको हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं। कंटिन्यूअस पीस होना चाहिए, ये नहीं कि एक पीस यहाँ ले लिया, एक पीस यहाँ ले लिया, बोल दिए कि ये दोनों, ये माइनर आर्क है। माइनर आर्क है, लेकिन दोनों अलग अलग माइनर आर्क है, सेम माइनर आर्क नहीं है। ठीक है, तो माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेंट्रल एंगल एकदम ध्यान से समझ लेना। सेंट्रल एंगल क्या होता है, तो दो रेडियस से मिल करके जो सेंटर पे एंगल बनता है, तो हम लोग क्या नाम देते हैं? सेंटर एंगल नाम देते हैं। ये चीज दिमाग में एकदम बिठा लेना। सेंट्रल एंगल क्या होगा, जैसे इसमें टोटल सेंट्रल एंगल कितना बनेगा, ये जो फिगर दिख रहा है, 1 2 3, इस फिगर के अकॉर्डिंग 3 सेंटर बनेगा। तो ये सब चीज दिमाग में रखना। ठीक है, ठीक है। सेमी सर्कल तुम लोग को पता ही क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है, तो दो सर्कल जिसका रेडियस क्या हो जाए, दो सर्कल जिसके रेडियस सेम हो जाए, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलते हैं। सर सेंट्रल एंगल क्या बोला? क्या सेंट्रल एंगल क्या बोला अर्पित? सर सेंट्रल एंगल समझा दीजिए ना। सेंट्रल एंगल क्या? समझा दीजिए ना, आवाज आपका सेंट्रल कट एंगल, बाकी को भी आवाज कट कट के जा रहा है क्या? नो सर। कभी कभी सर। ठीक से आ रहा है ना आवाज? यस चलो ठीक है। होगा। हाँ, सेंट्रल एंगल क्या होता है ना, जैसे एक सर्कल हुआ, दो रेडियस उठाओ, एक रेडियस तुमने ये बनाया, एक रेडियस ये बनाया, तो इन दोनों से मिल करके जो सेंटर एंगल बनेगा उसको हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ये सर्कल उठाया, ये सेंटर हुआ, एक रेडियस यहाँ है और एक रेडियस यहाँ है, तो ये एक डायमीटर का काम करेगा। उस केस में सेंट्रल एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। ये बनाओ, एक यहाँ पे ऐसा गया, एक यहाँ पे गया, तो एक सेंट्रल एंगल, तुम ये अंदर वाले को सेंट्रल एंगल बोलना और इसको रिफ्लेक्स एंगल बोल देना, फिर रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो पता है, ये एक सेंटर से बहुत सारा सर्कल ड्रॉ करना, उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। कॉन्साइक्लिक पॉइंट, अगर सारा का सारा पॉइंट एक ही सर्कल पे है, उस चारों पॉइंट को हम लोग फिर क्या बोलेंगे, जैसे ए बी सी डी ई 5 पॉइंट है, इसमें से कॉन्साइक्लिक पॉइंट कितने होंगे, तो ए बी सी और डी को हम लोग कॉन्साइक्लिक पॉइंट बोलते हैं। सेगमेंट है, अल्टरनेट सेगमेंट, सेक्टर, इन सब के बारे में आइडिया है ना सबको? क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, बताओ जल्दी बोलो, इसमें से कोई भी टर्म, बुकलेट है तुम्हारे पास, बुकलेट
बोलो, और बोलो उसमें से कोई टर्म अगर फिर से समझाना है तो हम समझा देंगे। यहाँ पे क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के बाद सेक्टर ऑफ सर्कल है, अल्टरनेट सेगमेंट, सेगमेंट, किसी भी टर्म को अगर डिफाइन करना है तो बताओ, कॉन्साइक्लिक, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कोई टर्म है ऐसा जो डिफाइन कर दें? सिर्फ कॉन्सेंट्रिक एक बार। कॉन्सेंट्रिक एक सेंटर है, एक ही सेंटर है, ठीक है, और इस सेंटर का यूज करके तुमने 3-4 सर्कल ड्रॉ कर दिया। 3-4 हम बोल रहे हैं, लेकिन तुमने क्या किया, बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर दिए। एक सेंटर से बहुत सारे सर्कल्स को ड्रॉ करना, मतलब बहुत सारे सर्कल्स, इसको ऐसे याद करो, बहुत सारे सर्कल्स है लेकिन उसका सेंटर फिक्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का नाम देते हैं, ठीक है। सर ठीक क्वाड्रेंट है, मतलब क्या होगा? 1/4 सर्कल का हाफ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का हाफ, सेमी सर्कल का भी आधा, वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट सर्कल, ठीक है, यस सर। समझी। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना लिखता है तुम लोग? अगर तुमसे हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूछे तो कितना लिखते हो? पाई आर। पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब हम पूछ देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, तो कितना लिखोगे? पाई आर स्क्वायर बाय 4। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट होंगे, 4 वर्टिसेस होंगे, अगर चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई किया गया तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस पे आगे चल के बहुत ही बड़ा थ्योरम है तुम्हारे थ्योरम पेपर में, जो सेक्शन ई है, सेक्शन ई, ये पूरा का पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। और एक चीज याद रखना, तुम कोई भी क्वाड्रिलेटरल का 4 पॉइंट से, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट से हमेशा एक सर्कल तुम ड्रॉ कर सकते हो, हमेशा एक ना एक सर्कल पास करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या नाम दे देंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तुमको 2 तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आगे चल के, एक तो बोलेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करो, तो क्या करना होगा तुमको, जैसे यहाँ पे आओ, सर चलो इसमें नहीं साइक्लिक दिया है कोऑर्डिनेटर क्लास कोई में। प्रॉपर्टीज होता है क्या कि कुछ इक्वल या फिर हाँ हाँ एंगल? हाँ हाँ जी सब है, देखो तो तुम अपना थ्योरम पेपर सेक्शन नंबर 5 देखो। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर अपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा है, जैसे एक डायग्राम हम बनाते हैं, चलो देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है, जो हम बोल रहे थे ना, हाँ ये चीज एक हम ये गलत बोले कि सारे पॉइंट से एक जरूरी है कि सर्कल पास करेगा, ये चीज गलत है। कब सही होगा उस पे हम चर्चा करते हैं। हम अभी बोले थे ना कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस से हमेशा एक सर्कल पास करेगा, अभी जस्ट बोले थे ना, अरे बोलो। यस सर। हाँ उसको डिलीट कर लेना, वो गलत चीज है। उसको प्रॉपरली कैसे डिफाइन करेंगे हम, फिर से सुनना। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल हम बना दिए इस तरीके का, तो इसके चारों पॉइंट से सर्कल पास नहीं करेगा, लेकिन अगर गलती से भी अपोजिट एंगल का सम 180 मिल गया, जैसे इसका वैल्यू 90 डिग्री या ऐसे ले लो 110 डिग्री है और इसका 80 डिग्री है, गलती से भी अपोजिट एंगल का सम 180 मिल गया, यहाँ पे 70 डिग्री होगा ना, तो इस केस में इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोल देते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कहने का मतलब तुम ऐसा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि एक सर्कल पास कर जाए, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब अपोजिट एंगल का सम कितना मिल जाए? 180 डिग्री मिले। अब तुम बोलेगा सर यहाँ पे तो सर्कल दिखा नहीं रहे हैं आप, लेकिन आप इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल दिए। लेकिन हम क्यों बोल दिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि इसके अपोजिट एंगल का सम कितना मिल गया?
180 डिग्री मिल गया। ठीक है, जैसे एक डायग्राम हम तो बनाते हैं, ये सर्कल सर है। स्क्वायर में तो हमेशा हाँ, पूछो। सर्कल क्वाड्रिलेटरल होगा। हाँ, स्क्वायर में हमेशा अपोजिट एंगल का सम 180 रहता है, हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसको बोलेंगे। रेक्टेंगल में हमेशा अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री रहता है, उसको हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्या पैरेललोग्राम के लिए पॉसिबल है? तुम लोग बताओ। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, इक्वल। तो इस केस में Equal. भी पॉसिबल हो पाएगा। अब कब कब पॉसिबल है? जब कोई एक एंगल 90 डिग्री बन जाए। तो बेसिकली ये घुमा फिरा करके कहाँ पे पहुंच जाओगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पे। तो देखो एक थ्योरम दिया हुआ है, कहाँ गया? देखो यहाँ पे, प्रूव दैट द एनी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो तुम लोग सोच के बताओ, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और उसको साइक्लिक भी प्रूफ करना है, तो कब पॉसिबल होगा? जब उसका एंगल कितना जाएगा? 90-90 ही जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी क्या बन जाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। अब जैसे हम, ये ध्यान देना, ये एक रेडियस हुआ और एक ऐसा गया आगे, हम बोल दिए ये जो एंगल है 60 डिग्री है और ये बाहर जो एंगल बन रहा है इसका वैल्यू 120 है। ए बी सी डी, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है बताओ तुम लोग? साइक्लिक। साइक्लिक है। लेकिन तुम लोग के अंदर दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर बी और डी ही सिर्फ सर्कल पे है, बाकी तो सर्कल पे है नहीं, तो आप इसको साइक्लिक कैसे बोल दिए? तो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस से कोई ऐसा दूसरा सर्कल जरूर बनेगा। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस से तुम एक ना एक सर्कल हमेशा ड्रॉ कर सकते हो। कब कर सकते हो ड्रॉ? जब अपोजिट एंगल का सम क्या निकल के आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो फिगर पे मत जाना, फिगर ऐसा बना हुआ था, तुमको हम बोलेंगे हम एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तुम बोलेगा है ही नहीं। क्यों नहीं है भैया? तो सर्कल से जा ही नहीं रहा है। लेकिन अगर गलती से भी अपोजिट एंगल 180 दिख गया तो तुम एकदम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मार करके आओगे आंसर। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा है सर्कल पे चारों पॉइंट, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा सर्कल जरूर बनेगा, जरूर ही बनेगा कि इसके चारों वर्टिसेस से क्रॉस करेगा। लेकिन कब क्रॉस करेगा? सिर्फ और सिर्फ केस क्या होगा उसके लिए? जब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। ये चीज ध्यान में रहेगा ना? आवाज नहीं आ रहा है तेरा अच्छे से यार, नहीं आ रहा है बच्चे आवाज तेरा, कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है? सर अब आया आवाज? हाँ भाई बोलो। फिर भाग गया। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है आवाज। दिक्कत चल रहा है तेरे साथ, देखो। चलो ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आया सबको समझ में? जूही, Yes, sir. अर्पित, यस सर। आर्यन, यस चलो ठीक है। तो याद रखना, सर्कल पे ना भी दिखे और अपोजिट एंगल 180 दिख गया तो उसको आराम से बोलना कि भैया ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्योंकि एक सर्कल नहीं, उस 4 पॉइंट से तुम और भी कितने तरीके के सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा बेसिक चीज था इस सर्कल पे। ये सब चीज तुमको दिमाग में रखना है। सबसे जरूरी पॉइंट सेंट्रल एंगल याद रखोगे। सेंट्रल एंगल पे बहुत सारा चीज डिपेंड करेगा इस चैप्टर में। बहुत सारे थ्योरम जो है डायरेक्टली सेंट्रल एंगल पे ही बेस्ड होते हैं। तो इस सेंट्रल एंगल को हमेशा दिमाग में रखोगे। क्या होता है सेंट्रल एंगल? कभी भूलना मत आज के बाद से, नहीं तो ये छोटा सा चीज बहुत खलबली मचा देगा तुम लोग के दिमाग में। तो सेंट्रल एंगल एकदम आज के बाद से एकदम दिमाग में बिठा लो। क्या होता है, क्या होता है? तो याद रखना, दो रेडियस से मिल करके एक सेंटर पे जो एंगल बना उसको सेंट्रल एंगल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आज शुरू कर दे चैप्टर या आज के लिए यहीं पे क्लास छोड़ दे? इतना पढ़ के आओगे, जैसा बोलो। चैप्टर शुरू करे या जितना भी आज इंट्रो हुआ वो पढ़ के आओगे? बताओ। सर फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो कितना फिर टाइम पहले है आज?
भूल जाएंगे। चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहले कुछ पहले कुछ का भूल फिर जाओगे। हाँ मतलब वैसा रिवाइज करना पड़ेगा। तो जैसा बोलो, आज के लिए पे छोड़ दे क्लास, पुराना चीज पढ़ के आओगे सारा, फिर आज के लिए यहीं पे छोड़ देंगे, बताओ। यस सर, काफी था। यस सर, काफी था। ठीक है, तो एक एक, अरे नालायक, समझ रहे, खुशी तो अंदर ही अंदर होगा कि पढ़ना तो है नहीं अभी जा करके, अभी जा करके मौज मस्ती करेंगे, तो जा करके पढ़ के आना। अगले क्लास में कुछ भी डेफिनेशन पूछेंगे तुरंत बताना, क्योंकि आगे की क्लास में बहुत ही ज्यादा यूज है कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसको बोलते हैं, उस चीज को दिमाग में रखना। किसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो सर्कल के दो, वैसा सर्कल जिसका रेडियस इक्वल हो जाए, दो ऐसा सर्कल जिसका रेडियस इक्वल हो जाए, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलते हैं। देखो आगे अभी तुम्हारे पास वही है, सबसे पहला सेक्शन, सम रिजल्ट ऑन कॉन्ग्रुएंट आर्क एंड कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। तो कॉन्ग्रुएंट आर्क और कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड के लिए देखो हर जगह लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। यहाँ पे देखो कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिखा है, यहाँ पे देखो कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिखा है, और इन द सेम सर्कल, और इन द सेम सर्कल। तो ये सब चीज हमको बहुत ही, देखो ये जो चारों पॉइंट है ना, एकदम कॉमन सा है, बहुत ही आसान है इसका प्रूफ। लेकिन एक सेम सर्कल के लिए बोलता है, एक डिफरेंट सर्कल के लिए बोलता है। तो क्या डिफरेंस होता है हर एक पॉइंट में, वो हम हर चीज अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे। लेकिन उससे पहले जितना भी पॉइंट हम पढ़ाए हैं उन सबको अपने दिमाग में एकदम बिठा करके आना, ताकि हम वहां पे बार बार नहीं बोलने जाएंगे, हम सीधा लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो रेडियस रेडियस इक्वल। रीजन रीजन लिखना होगा तो लिखेंगे, नहीं तो रीजन भी नहीं लिखेंगे ब्रैकेट में डाल के। ठीक है, तो ये सब चीज को दिमाग में रखना। हम लोग फिर अगले क्लास में इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? कोई दुविधा जूही? यस सर। नो सर। दुविधा है किस चीज में? नहीं है, नहीं है। चलो, अर्पित नो सर। किसी पॉइंट में दिक्कत? नो सर। आर्यन? आर्यन? नो सर। कृतिका? पुष्कर? नो सर। नहीं है, नहीं है। श्रेया? उज्जवल? नो सर। चलो ठीक है, फिर तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ाई करो जा करके, पीछे का चैप्टर्स वगैरह भी सॉल्व करते रहना, भूल मत जाना उसको। ये नहीं कि भूल के बैठ के पीछे की चीजों को, वो काम मत करना। चलो सर आज अभी तो तो कुछ पढ़ना पीडीएफ भी पड़ेगा है ही, नहीं जो हाफ भेजना लेवल है हमें। थोड़ी ना हुआ है। अच्छा, तेरा नहीं हुआ है ना? ठीक है ठीक है, यस पढ़ो सर। जा करके। चलो ठीक है।